नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कुनकुरी क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात देंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सीएम बघेल दोपहर करीब 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के कुनकुरी शाखा का शुभारंभ करेंगे। बता दें कि बैंक के शुभारंभ होने से क्षेत्रवासियों को बैंक संबंधित कामों के लिए ज्यादा दूरी के सफर से राहत मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल सहित अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए बुधवार को कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस के तमाम आला नेताओं के साथ अपना नामांकन दाखिल कर लिया है, जिसके बाद आज भाजपा और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रत्याशी अपना नामांकन फॉर्म भरेंगे। बता दें कि बुधवार की सुबह भाजपा और जेसीसीजे ने भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी। भाजपा ने पूर्व विधायक और पिछले विधानसभा चुनाव में केवल 870 वोटों से पराजित हुए कोमल जंघेल पर भरोसा जताया है, तो वही जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने राज परिवार से संबंध रखने वाले अधिवक्ता नरेंद्र सोनी को चुनावी मैदान में उतारा है। दोनों ही दलों के प्रत्याशी आज शक्ति प्रदर्शन करते हुए राजनांदगांव के जिला पंचायत में नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान भाजपा से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देसाई सहित बड़े नेता मौजूद रहेंगे। तो वही जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से सुप्रीमो रेणु जोगी, प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी से तमाम आला नेता शामिल होंगे। अगली खबर कवर्धा से, जहां पुलिस ने होली के दिन पांडा तराई में युवक को मारकर लाश फेंकने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या करने वाले दोनों आरोपी एक ही गांव के रहने वाले हैं। पुरानी रंजिश के चलते दोनों आरोपियों ने मिलकर मृतक जुगेश की गला दबाकर हत्या करके शव को जलाकर फेंक दिया था। आरोपियों का नाम विनोद कुमार गंधर्व और रोहित कुमार निषाद है। पुलिस की पूछताछ में दोनों आरोपियों ने हत्या करना स्वीकार किया, जिसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पांडा तराई में ही वार्ड नंबर 11 में होली के दिन एक अज्ञात डेड बॉडी मिली थी, जो कि जली हुई अवस्था में थी, और इस पर एसडीओपी पंडरिया के साथ में थाने के स्टाफ मौके पर मौजूद हुए थे और मृतक की पहचान जुगेश साहू के रूप में की गई थी। क्योंकि यह बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर था और इसमें किसी प्रकार का कोई सुराग नहीं मिल रहा था, लगातार टीम के द्वारा प्रयास किया गया और इसमें आज 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने इस बात को कबूल किया है कि उन्होंने जुगेश की हत्या की थी। और इसमें विनोद गंधर्व और रोहित निषाद के रूप में इनकी पहचान की गई है। और ये दोनों आरोपी, पूर्व से इनका एक पारिवारिक विवाद था, जिस विवाद के कारण पहले वो गए और जाकर मृतक के साथ में शराब का सेवन किया, और इसी दौरान जब वो वहाँ घर से निकलने लगे तो मृतक के ही गमछे से उसको गले पे स्ट्रैंगुलेशन के द्वारा उससे पहले उसकी हत्या की गई और बाद में शव को छुपाने के उद्देश्य से उसी गमछे को डालकर उसे जला दिया गया। और इस प्रकार इस प्रकरण में दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। जांजगीर चांपा जिले के नगर पंचायत डबरा में डबरा खरसिया रोड में संचालित स्टेट बैंक शाखा में बीती रात्रि को चोरों ने सेंधमारी का असफल प्रयास किया। बताया जा रहा है कि पूर्व में भी इस बैंक में सेंधमारी का प्रयास किया जा चुका है। डबरा पुलिस द्वारा शाखा प्रबंधक को हिदायत देते हुए सावधानी बरतने की बात कही गई थी, लेकिन शाखा प्रबंधक की लापरवाही है, जो यह सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। स्टेट बैंक में चोरी का असफल प्रयास का सूचना मिला था। सूचना की तस्दीक के लिए हमारा स्टाफ के साथ जाके भारतीय स्टेट बैंक में तस्दीक किए तो बैंक में सेंधमारी कर चोरी का असफल प्रयास किया गया है। बैंक के कैमरा वगैरह को चेक किए तो सीसीटीवी कैमरा वगैरह बंद मिला है, गार्ड वगैरह भी नहीं है बैंक में। इसके पहले भी स्टेट बैंक में चोरी का असफल प्रयास किया जा चुका है। जिस समय भी बैंक मैनेजर को सुरक्षा संबंधी उपाय का सख्त निर्देश दिया गया था, मैनेजर द्वारा पुलिस द्वारा दिए गए सुरक्षा नियमों को नज़रअंदाज करके लापरवाही पूर्वक कृत्य किया गया है, जिससे घटना चोरी का असफल प्रयास का दोबारा घटना हुआ है। पुलिस के द्वारा विवेचना किया जा रहा है। सरकार द्वारा उचित मूल्य की राशन दुकानों के माध्यम से एपीएल और बीपीएल कार्डधारियों को राशन वितरित करने का काम जिले में 870 दुकानों से किया जा रहा है, लेकिन यहाँ बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को प्राथमिकता से राशन नहीं दिया जाता। ऐसा ही एक मामला शहर के एक राशन दुकान में आया, जब एक 70 वर्षीय दोनों पैर से
पोलियोग्रस्त अपाहिज महिला रोते हुए अपनी परेशानी लेकर जिला कलेक्टर के पास पहुंची। बुजुर्ग महिला की परेशानी को देखते हुए रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह ने खाद्य विभाग को सभी पीडीएस दुकानों में दिव्यांगजनों और बुजुर्गों के लिए अलग लाइन की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। बता दें कि खाद्य विभाग ऐसे सभी लोगों को राशन वितरण के लिए नॉमिनी की डिटेल्स ले रहा है। नॉमिनी ऐसा व्यक्ति होगा जो उस असमर्थ व्यक्ति का राशन कार्ड के जरिए दुकानों से प्राप्त कर सकेगा। इसके लिए उस व्यक्ति को पीडीएस दुकान तक नहीं आना होगा। जो दुकान तक आने में असमर्थ हो, इस सिस्टम के लागू होते ही कोई भी व्यक्ति राशन लेने से वंचित नहीं हो पाएगा। लोगों की परेशानी को देखते हुए यह व्यवस्था लागू करने फूड डिपार्टमेंट पूरी तरह जुट गया है। रायगढ़ जिले में 877 राशन दुकानों में ई-पोस्ट के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चावल, शक्कर, नमक, मिट्टी तेल दिया जा रहा है। दिव्यांग और जो दुकान में चल नहीं सकते और जिनके अंगूठे के निशान नहीं आ पा रहे हैं, ऐसे बुजुर्ग 60 साल से ऊपर के महिला पुरुष जो भी हैं और जो उनके लिए नॉमिनी की नियुक्ति की जा रही है, उसके आधार पर उनको नॉमिनी के माध्यम से उनको सामग्री दिया जाएगा। और बच्चों का भी है, 10 साल से ऊपर के बच्चे का भी जैसे उसका भी नॉमिनी बनाया जा रहा है, जिसको भी उसको सामग्री दिया जाएगा। बलिदान दिवस के अवसर पर दुर्ग जिले की समाज सेवी संस्था मातृभूमि जन सेवा समिति द्वारा भिलाई में प्रतियोगिता स्तर पर रोड रन का आयोजन किया गया। साथ ही शहीद परिवारों को सम्मानित भी किया गया। सभी हमारी जो संस्था है मातृभूमि जन सेवा समिति, ये पूर्णतः नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है और हम लोग समाज जनहित में हम लोग कार्य कर रहे हैं। और आज चूँकि शहीद दिवस था और भिलाई में हम लोगों ने इनिशिएटिव नहीं देखा शहीदों को सम्मान देने का, तो ये हमारी कोशिश है कि शहीदों को सम्मान दिया जाए। और उसका तरीका ये है कि एक दौड़ हम लोगों ने शहीदों के नाम आज आयोजित किया है। साथ में हम लोग लगभग 100 जो पूर्व सैनिक हैं उनका सम्मान कर रहे हैं और शहीदों का भी हम लोग उनके परिवार वालों का सम्मान कर रहे हैं। एक दौड़ शहीदों के नाम सारे युवाओं में अभी आप देख रहे थे थोड़ी देर पहले इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। ऐसा राष्ट्र प्रेम अभी के जो बढ़ती हुई पीढ़ी है, 14 साल से लेकर के 21 साल तक के यहाँ इतने प्रतिभागी आए हैं, उनका ऐसा समर्पण देख करके इस कार्यक्रम की सफलता को हम पूरा धन्यवाद करते हैं सारे लोगों को और कमेटी के लोगों को कि इतने अच्छे कार्यक्रम में युवा लोग बढ़ चढ़ करके राष्ट्र के नाम एक दौड़ लगा रहे हैं। ये लगभग 5.5 से 6 किलोमीटर की दौड़ है और इसमें लगभग 700 से ज़्यादा बच्चे लोग भाग ले रहे हैं। यह हम लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है कि पहली बार हम लोग ये कर रहे हैं और इसमें हमको बहुत ज़्यादा सफलता मिली है और सामाजिक रूप से हम लोग बहुत अच्छा संदेश देने में सफल हुए हैं। खैरागढ़ उपचुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। सभी पार्टियों ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। कांग्रेस ने महिला उम्मीदवार पर भरोसा जताया है, वहीं बीजेपी ने अपने पुराने उम्मीदवार पर दांव खेला है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने राज परिवार के करीबी नरेंद्र सोनी को मैदान पर उतारा है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ उपचुनाव की तैयारी कैसी है, इसको लेकर हमारे सहयोगी होमन साहू ने जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी से खास बातचीत की है। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए तीनों पार्टियों ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी जी हैं। जोगी जी, आप लोगों की किस तरह की तैयारी है? खैरागढ़ में उपचुनाव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारे ही दल के नेता मेरे बड़े भाई श्री देवव्रत सिंह जी का आकस्मिक निधन हो गया। हमारे संसदीय बोर्ड ने उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए उन्हीं के परिवार से उनके बहनोई श्री नरेंद्र सोनी को अपना उम्मीदवार बनाया है। राज परिवार का तो वो हिस्सा हैं ही, साथ ही उनका जो बैकग्राउंड है मध्यम वर्गीय आम आदमी का बैकग्राउंड है, पेशे से वे अधिवक्ता हैं और लगातार पिछले 6 महीनों से वे धरने पर बैठे हैं पृथक खैरागढ़ जिला की मांग को लेकर। जब 6 महीने पहले सरकार ने 4 जिलों की घोषणा करी, सारंगगढ़, मोहला मानपुर, मनेंद्रगढ़, इन जिलों की जो घोषणा हुई, अगर देखा जाए खैरागढ़ को
तो ये इन सारे चारों जिलों से ज़्यादा विशाल क्षेत्र इस जिले का है। पर क्योंकि इस जिले के लोगों ने, इस क्षेत्र के लोगों ने अपनी आस्था स्वर्गीय श्री अजीत जोगी के प्रति रखी, स्वर्गीय श्री देवव्रत सिंह जी के प्रति रखी, इसलिए इसकी लगातार उपेक्षा की गई। भेदभाव की भावना से, बदले की भावना से खैरागढ़ को जिला नहीं बनाया गया। तो हम लोग इन दो मुद्दों को लेकर, एक तो श्री देवव्रत सिंह जी के प्रति श्रद्धांजलि और दूसरा पृथक खैरागढ़ जिले के निर्माण, इन दोनों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। जिस तरीके से कांग्रेस सरकार ने 3 सालों में काम किया है, बीजेपी जिस तरीके से वहाँ नज़र आ रही है, क्या लग रहा है कितना जनता आपके साथ देगी वहाँ पे? मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो सदियों से राज परिवार और खैरागढ़ के लोगों के बीच का जो संबंध है, पूरे प्रदेश में शायद ही एक ऐसा राज परिवार है जिसने अपना महल तक दान कर दिया। वहाँ संगीत विश्वविद्यालय खोल दिया और खुद एक छोटे से गेस्ट हाउस में जाके रहने लगे। तो ऐसा दानवीर परिवार, राज परिवार, मुझे नहीं लगता कि प्रदेश में और कोई दूसरा है। श्री देवव्रत सिंह जी भी अपनी अंतिम सांस तक खैरागढ़ की जनता की सेवा करते रहे। ऐसे में उस परिवार की उपेक्षा करना, इसका खामियाजा दोनों राष्ट्रीय दलों को भुगतना तो पड़ेगा। 2018 के चुनाव में आपकी पार्टी ने ज़्यादा वोट वहाँ से बटोरे थे, पहले नंबर पे आप लोग थे। क्या लगता है जितना वोट आपको मिला था इस बार मिल पाएगा? क्या लगता है जनता आपके साथ जाएगी? मुझे पूरा भरोसा है कि जो लगाव खैरागढ़ की जनता और हमारी पार्टी के बीच का लगाव है वो दलगत लगाव नहीं है। हमारी पार्टी का जो लगाव खैरागढ़ की जनता के साथ है वो पार्टी पर आधारित नहीं है, वो एक पारिवारिक लगाव है। जोगी जी का और स्वर्गीय देवव्रत सिंह जी का जो रिश्ता वहाँ के एक एक व्यक्ति के साथ है वो दल तक सीमित नहीं है, वो दिल का रिश्ता है और इसका प्रमाण हमको इस चुनाव में देखने को जरूर मिलेगा। तो ये थे जेसीसी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वहाँ जिस तरीके से एक राज परिवार का जिस तरीके से व्यक्ति उतारा गया है उसको साफ तौर पर लोग पसंद करेंगे। बहरहाल आप देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में जब परिणाम आएंगे तो किस तरीके का जो है किसकी पार्टी जीतकर वहाँ सामने आती है। कैमरा पर्सन मनीष मिश्रा के साथ खोमन साहू, वीआईपी न्यूज़, रायपुर। राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा ने बीते दिन अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत प्रदेश के कई मंत्री मौजूद रहे। यशोदा वर्मा को कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ये काफी खुशी की बात है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने यशोदा वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। किनारे हो जाइए प्लीज। से लेकिन आज देश में किसान के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने यशोदा वर्मा को कैंडिडेट डिक्लेयर किया है। हम सभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी के प्रति आभारी हैं। उन्होंने यशोदा वर्मा को कैंडिडेट बनाया है और यशोदा वर्मा के नाम आते ही पूरे खैरागढ़ विधानसभा में खुशी की लहर जल पड़ी है। हमारे शासन की योजनाओं को लेकर हम सब जाएंगे और आम जनता से, किसानों से, नौजवानों से, मजदूरों से, आदिवासियों से, अनुसूचित जाति के लोग हैं, सबसे हम आग्रह करेंगे कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने आप सब के लिए काम किया है, उस काम के आधार पर खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर काफी मंथन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने नामांकन दाखिले की अंतिम तिथि से एक दिन पहले प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। जनता पार्टी ने पूर्व विधायक कोमल जंघेल को प्रत्याशी बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने जाति समीकरण को देखते हुए कोमल जंघेल को अपना प्रत्याशी बनाया है। इस बार उपचुनाव में मुझे फिर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, भूपेश की सरकार है
और वो सरकार छत्तीसगढ़ में सबको पता है कि वो जो वादे किए थे वो पूरा नहीं किए, चाहे शराब बंद करने की बात हो, चाहे बोनस देने की बात हो, ऐसे कई मुद्दा उनने कई घोषणाएं की थी, वो घोषणा पूरा नहीं किया। और आज की तारीख में मुझे ऐसा लगता है कि पूरे छत्तीसगढ़ में एक आतंक का माहौल है। आप देख रहे होंगे कि हमारे खैरागढ़ विधानसभा में उनका एक भी विकास का काम नहीं हुआ। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं के खिलाफ फर्जी ढंग से FIR करके उनके विरुद्ध कार्य करने का प्रयास किया। साथ ही साथ उनके जो योजना है कांग्रेस सरकार की, चाहे वो गोबर योजना हो, चाहे किसानों को बोरा देने की बात हो, चाहे धान खरीदी की बात हो, और कई ऐसे मुद्दा हैं जो आज भी खैरागढ़ विधानसभा से लेकर के छत्तीसगढ़ में स्पष्ट है कि उनकी जो योजना है, उनके काम है, भूपेश बघेल की गलत है। और उसी विषय को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। राजधानी रायपुर में अपराधियों के हौसले अब इस कदर बुलंद हो गए हैं कि शहर के VIP इलाकों में भी लूट जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। 2 दिनों पहले ही युवक सनी शर्मा से इसी तरह पैसे और मोबाइल लूट की गई। मामले में कार्रवाई भी की गई और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन शहर के पौष इलाकों में इस तरह घट रही वारदातें शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर रही है। बता दें कि घटना 20 मार्च तड़के सुबह 4 बजे की है, जब सनी तेली बांधा से जयस्तंभ चौक की ओर जा रहा था। इसी दौरान 4 आरोपियों ने घेर कर मारपीट शुरू कर दी और मोबाइल के साथ 4000 रुपए लूट लिए। फिलहाल घटना में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में कल वहां एक प्रार्थी है शनि शर्मा, जो कि कहीं जा रहा था अपने वाहन से, जिससे कि 2 वाहनों में 4 लोगों द्वारा उसे रोका गया और उसके साथ मारपीट कर उसके पास से उसका मोबाइल और उसके कुछ नकदी रकम लगभग 4000 रुपये छीन लिए गए। प्रार्थी की शिकायत पर तत्काल जो है थाना सिविल लाइन में FIR पंजीबद्ध कराया गया है और पुलिस टीम द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए प्रकरण में शामिल आरोपियों को, जिसमें 3 आरोपी बालिग और 1 नाबालिग है, आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और लूट का जो है मशरूका है वो बरामद किया गया है। आरोपियों के विरुद्ध जो धाराएं लगी हुई हैं उसके अनुसार उनके विरुद्ध उनके साथ विधि सम्मत अग्रिम न्यायिक कार्रवाई की जा रही है। गर्मी के दिनों में रायपुर वासियों को पानी की किल्लत न हो, इसके लिए रायपुर नगर निगम की टीम ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। निगम के 21 अधिकारियों को पेयजल संबंधित हर तरह की समस्याओं से निपटने की जिम्मेदारी दे दी गई है। वहीं साथ ही उनके फोन नंबर भी सार्वजनिक किए गए हैं, जिस पर कॉल कर जनता अपनी समस्याओं की जानकारी दे सकती है। जारी निर्देश के मुताबिक इन अधिकारियों को 24 घंटों के भीतर ही समस्याओं का समाधान करना होगा। जानकारी देते हुए रायपुर नगर निगम के अपर आयुक्त सुनील चंद्रवंशी ने बताया कि पानी न आने, गंदे पानी की समस्या, पानी से दुर्गंध आने जैसी तमाम समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जी हाँ, इसके लिए जो है अभी हाल ही में हम लोगों ने बैठक ली थी और आयुक्त महोदय और कमिश्नर साहब के जो निर्देश पर जो है एक बैठक जो हमने ग्राउंड लेवल पर लिया है और इसके लिए हमने पानी टंकी और उस पर जो पानी की सप्लाई है उसके जो बेहतर पानी सप्लाई हो, इसके लिए जो है हमारे हर टंकी को एक तरीके से हमने हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर जो हेड ऑफिस के और हमारे जो अदर उसमें हैं उनको भी हमने इसकी जिम्मेदारी दी है कि वो जो है प्रति दिवस उसकी जांच करें। साथ ही हमने हर जोन से जो है इंजीनियर, सब इंजीनियर की जो है एक सूची भी जारी की है, ताकि शीघ्र ही हमको पानी से संबंधित अगर कोई समस्या हो तो उससे जो है उनके लोकल स्तर पर उनकी जो संबंधित नंबर पर कॉल करके उनको सूचना मिल सके और तत्काल पानी की समस्या का निराकरण हो सके, ताकि ग्रीष्मकालीन अवधि में किसी भी व्यवस्था में जो पानी की दिक्कत है वो ना हो। रायगढ़ के वन कर्मचारी संघ 12 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि पूरा जंगल भगवान के भरोसे है, इस तरफ राज्य सरकार का ध्यान नहीं है। लगातार हम लोग अपनी मांग रख रहे हैं लेकिन पूरी नहीं की जा रही है। बता दें कि वन कर्मचारियों ने दफ्तर में काम करना बंद कर दिया है। वन कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। मूलचंद शर्मा जिंदाबाद, छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ के आह्वान पर 12 सूत्रीय मांगों पर पूरे प्रदेश में वन कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। हमारे प्रमुख मांगे हैं वन रक्षक के वेतनमान 2750 से 3050 का। दूसरा है संघ द्वारा प्रस्तावित वेतनमान का लाभ दिया जाए।
तीसरा है पुरानी पेंशन योजना लागू किया जाए जो हो चुका है फेडरेशन के माध्यम से। चौथा सेटअप निरीक्षण किया जाए। राज्य के गठन के पश्चात आज दिनांक तक सेटअप पुनरीक्षण नहीं हुआ है। पांचवा मांग है हमारी पदनाम वर्दी हेतु समुदित पदनाम एवं वर्दी एवं अन्य पहचान चिन्ह का निर्धारण किया जाए। जी, यदि आपकी मांगों को लेकर सरकार आपकी मांगों को लेकर पूरा नहीं करती है तो उस दौरान आप क्या करेंगे? जैसा संघ का निर्देश रहेगा, प्रांत का निर्देश रहेगा, वैसे ही करेंगे। और हम लोग अपने 12 सूत्रीय मांग को लेकर यहाँ हड़ताल पे बैठे हैं। शासन से हमारी मांगे हैं कि हमारी मांगे पूरी हो। क्या मांगे आप? हम लोग की 12 सूत्रीय मांगे हैं। कितने लंबे समय से आप लोग ये मांग को लेकर? हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल है जब तक हमारी मांगे पूरी ना हो। तो जी, यदि सरकार आपकी मांगों को लेकर पूरी नहीं करती तो उस दौरान आप क्या करेंगे? हमारी लड़ाई जारी रहेगी। बेमेतरा में चिट फंड कंपनी द्वारा 152 करोड़ का फर्जीवाड़ा सामने आया है। हालांकि पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है और जल्द से जल्द निवेशकों के पैसे वापस करने की कोशिश में लगी हुई है। अहम बात तो ये है कि गरीब मजदूर और किसान के पैसे लेकर भागने वाली कंपनी के डायरेक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बेमेतरा जिले में पीड़ित लोगों ने चिट फंड कंपनी के खिलाफ कलेक्टर के पास आवेदन जमा कर गुहार लगाई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। चिटफंड अधिनियम के तहत मुकदमा कायम करने के लिए आदेश प्राप्त हुआ है। उसमें हम मुकदमा कायम कर रहे हैं और शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी की कार्रवाई। लैंड डेवलपर एक चिटफंड कंपनी है, उसका जिले में 352 आवेदन आए थे और उसके परिप्रेक्ष्य में हमने उनका पथरी और बसना ये जो 2 ग्राम पंचायत के पास 70 एकड़ लैंड का उसका टोटल कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 35 से 40 करोड़ हो जाता है। और प्रदेश भर में बहुत सारे इन्वेस्टर को उन्होंने किया है। ऐसा है और जिस तरह से उन्होंने किया है उसको ध्यान में रखते हुए हम उसकी पुष्टि भी करेंगे। किसानों ने कलेक्टर को सूचना दी है कि जांजगीर चांपा में 267 रुपए का यूरिया खाद 500 से 700 रुपए में बेचा जा रहा है, जिसके बाद व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले खाद की कालाबाजारी को लेकर किसानों को दोषी ठहराया जा रहा था, लेकिन असलियत कुछ और निकली। सवाल ये उठता है कि व्यापारी और अधिकारियों की साठगांठ का खामियाजा गरीब किसान क्यों भुगतते हैं। यूरिया में किसी प्रकार का कालाबाजारी ना हो, ये देखने हमारा पूरा टीम आया है इंस्पेक्टर के साथ। हम लेके आए हैं उनको और यहाँ मेसा सराजित अग्रवाल के जो प्रतिष्ठान है उस पर जाँच की गई और जांच के उपरांत जो है जो किसान यहाँ यूरिया खाद लेने आए हैं उनको उपलब्ध कराया जाए। नहीं तो आश्वासन दिए थे कि कल हम समर्थन मूल्य में 266 रुपये में दिलवाएंगे करके बोले थे और अभी तो दे रहे हैं, लेकिन जितना टारगेट है तो उतना नहीं दे रहा है। 2 बोरी एकड़ में दे रहा है और किसान के जो रहेगा तो देंगे करके बोल रहे हैं, इसमें नहीं देंगे बोल रहे हैं। आधार कार्ड में किसान यहाँ पे यूरिया लेने के लिए आए थे। एक दिन पहले मैंने डीडीए साहब से चर्चा किया था कि किसानों को यूरिया की दिक्कत हो रही है और समितियों के माध्यम से नगद खाद नहीं मिल रहा है। डीडीए साहब ने यहाँ अपने डीलर साहब राजेंद्र अग्रवाल जी से चर्चा की। उन्होंने बोला यूरिया है हमारे पास। जब किसान कल यूरिया लेने आए और उन्होंने बताया कि हमको डीडीए साहब ने भेजा है, तो कल के डेट में यूरिया किसानों को नहीं दिया गया। और जो बातचीत हुई 1-2 किसानों से पता चला कि उनकी ज़्यादा मूल्य बोल रहे हैं यूरिया का, वो अगर आपको ले जाना है तो किसान लोग नहीं देना चाहे ज़्यादा मूल्य। हम लोग सीधा डीडीए ऑफिस में पहुंचे तो डीडीए साहब से हमारी चर्चा हुई तो डीडीए साहब फिर हमसे उटपटांग की बातें करने लगे कि आप लोग धरना करो, चक्का जाम करो, प्रदर्शन करो, वो करो। अनेक एक अधिकारी को जो बातें नहीं करना चाहिए वो बातें उन्होंने की। मेरे को गाली दो, मेरे को मारो, मेरे को पीटो। तब हमने वहाँ पे बैठ के उनके कार्यालय के सामने करीबन 2-3 घंटे तक अपन बैठे थे। उस समय तक कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी हमसे चर्चा करने के लिए नहीं आया। बाद में एक जनप्रतिनिधि आए, उनके माध्यम से फिर हमारी एक वार्तालाप वहाँ पर डीडीए साहब के साथ। तब आज का दिन निर्धारित किया गया कि आज यूरिया किसानों को हम स्वयं वहाँ पर जाके दिलाया जाएगा। दुर्ग की एक निःशुल्क कोचिंग संस्था से एनडीए के लिए एक छात्र का चयन हुआ है। एनडीए की परीक्षा को पास करने में रिसाली भिलाई के छात्र देवेंद्र साहू को सफलता मिली है। भारतीय सेना में भर्ती के बाद परिवार में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाता है तो फिर इजी हो जाता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि हार्डवर्क सब करते हैं लेकिन जो हार्डवर्क करता है सही डायरेक्शन में
मोस्टली वो सक्सीड होता है। तो यहाँ हमें गाइडेंस, एक डायरेक्शन मिला गया कि इस तरफ जाके मेहनत करना है। तो टीचर्स के थ्रू, क्योंकि वहाँ बहुत एक्सपर्ट्स टीचर है, उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं डेली लाइफ से भी और पढ़ाई से रिलेटेड भी। तो जब वो प्रॉपर एक गाइडेंस देते हैं और एक डायरेक्शन देते हैं, तो वो स्टूडेंट्स के लिए इजी हो जाता है कि उस डायरेक्शन में जाके मेहनत करना और फिर सक्सेस को पाना। मैं जिला प्रशासन द्वारा जो ये कोचिंग चालू की है, उन लोग का सारे सर का धन्यवाद करना चाहूंगी कि ये बहुत अच्छा मतलब किए हैं बच्चे लोग का, कि ये कभी बंद नहीं होना चाहिए। इससे सारे बच्चों को मोटिवेशन मिलता है और सारे बच्चे आगे बढ़ते हैं। इसीलिए सर बहुत सारे सर का थैंक यू, धन्यवाद, सबका धन्यवाद। बस्तर में सुरक्षा कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट ऑफिस का घेराव किया। दरअसल वेतन को लेकर कई दिनों से कर्मचारी परेशान हैं, जिसकी वजह से कलेक्टर को ज्ञापन सौंप दिया गया। बता दें कि श्रम कानूनों के तहत सामूहिक बीमा भी नहीं जमा किया जा रहा है। इस मामले को लेकर कलेक्टर ने जांच में दोषी पाए जाने वाले ठेकेदारों और अधिकारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। न्यूनतम वेतन लागू होना चाहिए और साप्ताहिक छुट्टी उनको मिलना चाहिए। ये अधिकार जैसे कि आप जानते हैं, सुबह से लगातार कलेक्टर घेराव का प्रयास किया जा रहा है जनसभा के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा, और हम जान देंगे आज कि किस मुद्दा को लेके और किस लिए आज जो है कलेक्टर के घेराव करने का ये प्रदेश अध्यक्ष जिले थाने जी बताएंगे क्या मुद्दा रहा आज का जो आप कलेक्टर घेराव की बात की है। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रशासन को और पूरे छत्तीसगढ़ राज्य की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि बस्तर जिले में काम करने वाले जो श्रमिक हैं, चाहे वो निजी कंपनी में काम करते हों, प्राइवेट ठेकेदार के अंदर काम करते हों या नियोक्ता हो वो किसी अर्धशासकीय कंपनी के द्वारा, ठेके पद्धति के द्वारा, उनको शासन के श्रम विभाग से जो न्यूनतम वेतन लागू है, नगरीय निकाय क्षेत्र में 9,850 रुपये वेतन मिलना चाहिए और नगर निकाय क्षेत्र से जो बाहर ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ 9,540 रुपये का उनको वेतन मिलना चाहिए। तो ये जो वेतन की राशि है ये श्रम विभाग ने तय किया है, परंतु श्रम विभाग के अधिकारियों को यह संज्ञान नहीं है कि बस्तर जिले के जो कर्मचारी काम करते हैं किसी ठेका कंपनी के अंदर में, उनको न्यूनतम वेतन लागू नहीं हो रहा है। 540 रुपये के हिसाब से वेतन नहीं मिला है, बल्कि इनके खाते में 6,839 रुपये के हिसाब से वेतन आता है और साप्ताहिक छुट्टी भी नहीं मिली। जैसे कर्मचारियों की मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो इनकी मांगे पूरी करवाने के लिए आपकी जो जनसभा है वो किस हद तक है? देखिए, जनसभा संगठन कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, यह मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, और इसलिए जनसभा संगठन जो है अपनी लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक तो नहीं कर सकती, क्योंकि सदन में हमारे व्यक्ति नहीं है, लेकिन हम सड़क से लेकर न्यायालय तक की लड़ाई जरूर लड़ सकते हैं। हमें हमारा संवैधानिक अधिकार मालूम है, हम अपना ज्ञापन लेकर संबंधित विभाग के अधिकारी के पास आते हैं, अगर वो नहीं सुनते हैं तो हम जिला के कलेक्टर के पास आते हैं। परंतु यहाँ के जो जिला के कलेक्टर है रजत बंसल जी लगातार 2 सालों से हमें अनसुना कर रहे हैं। हम विभिन्न समस्याओं को लेकर कलेक्टर के पास आए हैं। इन कर्मचारियों की मांग अगर पूरी नहीं होती है तो हमारा जो जनसभा संगठन है अपने कानूनी सलाहकार के माध्यम से इनके हक और अधिकार के लिए माननीय न्यायालय में परिवाद जाहिर करेगी और न्यायालय के माध्यम से हम अपना हक और अधिकार लेंगे। बेमेतरा जिले में प्रेमी ने प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। शादी के कुछ दिन बाद प्रेमिका मायके होली मनाने आई थी। उस वक्त महिला प्रेमी से मिलने गई थी, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद हो गया और प्रेमी ने महिला को फांसी पर लटकाकर उसकी हत्या कर दी। पूरा मामला नाथघाट थाना चौकी क्षेत्र का है। सूचना मिली कि एक शादीशुदा महिला है जिसका नाम प्रीति राजपूत, उसकी फांसी के फंदे पे लगी हुई डेड बॉडी पड़ोसी के घर में। सूचना की तस्दीक पर तत्काल मौके पे पुलिस की जो है रवाना की गई। तो बाद में इसमें विस्तृत पूछताछ किया गया, इन्वेस्टिगेशन किया गया। तो इसमें अब सामने आया कि मृतिका प्रीति की शादी लगभग 2 माह पूर्व हुई थी और उसका एक पड़ोसी था पुरुषोत्तम यादव। इसका शादी भी तकरीबन 2 माह पूर्व हुआ था। दोनों का आपस में प्रेम प्रसंग था। दोनों आपस में मृतिका जो है शादी करने की इच्छुक थे, किंतु संभवतः जाति अलग होने की वजह से शादी नहीं हो सका। तो शादी के पश्चात भी मृतिका इसको चाहती थी और इसके साथ रहना चाहती थी। तो होली के पर्व के दौरान मृतिका प्रीति घर आई थी। तो उस दौरान इससे मेल मिलाप हुआ आरोपी से और आरोपी के घर ये मिलने गई बात करके और दोनों ने प्लान किया कि साथ में भाग जाएंगे। तो जैसे घर पहुंची है उसके बुलाने अनुसार आरोपी के, तो आरोपी आपस में मना किया आरोपी कि साथ में हम नहीं भागेंगे। तो दोनों मिलके ये तय किए कि चलो हम साथ नहीं रह सकते तो साथ मर जाते हैं और फांसी का फंदा तैयार किए। दोनों इसमें
साथ में बनना चाहते थे। किंतु बाद में ऐसा हुआ कि ये मृतिका तो फांसी के फंदे पे झूल गई, किंतु आरोपी ने ऐसा नहीं किया। और जैसे फांसी फंदे पे झूली और उसके बाद आरोपी क्या किया कि जब आवाज लगाने लगी मृतिका तो इसके मुंह में गले में एक कपड़ा जो कि पेटीकोट था उसको ठूंस दिया, जिससे इसके बाद बाहर ना सके। साथ ही उसके पैर को पार कर खींचने लगा और जिससे उसकी जल्दी जान जाए। तो इस प्रकार इसका कृत्य ये हत्या के अपराध की परिधि में आ गया। तो इसके अपराध क्रमांक 128/22 धारा 302 दर्ज किया गया है। सुकमा के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर जमकर हंगामा किया। ज्ञापन लेने से इनकार करना कलेक्टर को भारी पड़ गया। 5000 से अधिक ग्रामीणों ने कलेक्टोरेट का घेराव किया और मुर्दाबाद के नारे लगाए। दरअसल ज्वलंत समस्याओं को लेकर सामाजिक पदाधिकारियों के द्वारा 11 मार्च को ग्रामीण मिलने आए गए थे, लेकिन कलेक्टर ने मिलने से मना कर दिया, जिसके बाद नाराज ग्रामीण नाराज हो गए और मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।